आइए चैप्टर 10 लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ये ओआर का पार्ट है सीए फाइनल का। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। ए फर्म बायस कास्टिंग ऑफ पी एंड क्यू टाइप ऑफ पार्ट्स एंड सेल्स देम एज फिनिश गुड्स आफ्टर मशीनिंग बोरिंग पॉलिशिंग। कहने का मतलब पी क्यू खरीदता है, उसको प्रोसेस करके फिर फाइनल एफ जी बना के बेचता है, फिर फिनिश गुड बना के बेचता है। द परचेजिंग कॉस्ट फॉर कास्टिंग आर 3 and 4 each for as a part P and Q, and selling price 8 and 10 respectively. Per hour capacity of machine used for machining, boring and polishing for two products is given below. मतलब पर आवर कैपेसिटी हुआ है दिया हुआ है दोनों प्रोडक्ट P और Q का। जैसे मशीन 1 घंटे में 30 P बनाता है और मशीन 1 घंटे में 50 क्यू बनाता है। उसी तरह बोरिंग 1 घंटे में 30 और 1 घंटे में 45 क्यू बनाता है। पॉलिश 1 घंटे में 45 का होता है पी का और 30 क्यू का होता है। द रनिंग कॉस्ट फॉर मशीनिंग, बोरिंग एंड पॉलिशिंग आर 30, 22.5 एंड 22.5 पर आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 घंटे का इन तीनों का कॉस्ट जो है मशीनिंग, बोरिंग और पॉलिशिंग का। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट, फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू फाइंड आउट प्रोडक्ट मिक्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बनाना है कि पार्ट एक्स एंड वाई का कितना क्वांटिटी अपने बेचेंगे जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द फर्म एक्स यूनिट ऑफ कास्टिंग ऑफ पी एंड वाई यूनिट ऑफ कास्टिंग ऑफ क्यू विच आर सोल्ड एज ए फिनिश गुड आफ्टर प्रोसेसिंग, जैसे मशीन वाला बोरिंग एंड पॉलिशिंग करके। तो आइए कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन द कैपेसिटी कांस्टेंट मशीनिंग, बोरिंग एंड पॉलिशिंग मशीन पर आवर बेसिस हैव बीन फॉर्मुलेटेड एज बिलो। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर मशीन है, बोरिंग है, पॉलिश का है। इन तीनों में जो आवर्स अवेलेबल है वो वही कांस्टेंट है। तो पहले मशीन का कंडीशन देखते हैं। तो 1 घंटा मशीन चलाने से 30 पी बन रहा था और 1 घंटा मशीन चलाने से 50 क्यू बन रहा था। तो इसीलिए x/30 हो जाएगा प्लस y/30 शुड नॉट बी मोर देन 1, मतलब 1 घंटा। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो 50x प्लस 30y शुड नॉट बी मोर देन 1500। दूसरा कांस्टेंट है बोरिंग वाला। तो बोरिंग वाला 1 घंटा में 30 पी बना रहा था और 1 घंटे में 45 क्यू बना रहा था। तो उसका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा x/30 प्लस y/45 शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर। और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 45x प्लस 30y शुड नॉट बी मोर देन 1350, ये आ जाएगा। वैसे ही पॉलिशिंग वाले में देखते हैं। तो एक आवर में 45 पी पार्ट्स बन रहा था और 30 क्यू बन रहा था। तो उसी तरह से इसका इक्वेशन हो जाएगा x/45 प्लस 4y/30 शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर, पॉलिशिंग का कांस्टेंट। और उसको इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 30x प्लस 45y शुड नॉट बी मोर देन 1350। तो यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट पहले निकाल देंगे और फिर सेल में से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो कास्टिंग पी का जो टाइप था और क्यू का दोनों का देखते हैं कैसे निकला है। तो मशीन का जो कॉस्ट है वो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मशीन का 30 कॉस्ट है, बोरिंग का 22.5 है और पॉलिशिंग का 22.5 पर आवर है। और 1 आवर में जैसे अपने यहाँ पे मशीन का देखते हैं तो 1 आवर मशीन चलाने से 30 पी बन रहा था और 50 क्यू बन रहा था और 1 आवर मशीन का कॉस्ट था 30। तो यहाँ पे पर यूनिट ऑफ पी कैसे हो जाएगा। तो 30 रुपया कॉस्ट था, 30 यूनिट बन रहा था। तो 30/30 उसी तरह से यहाँ पे 30/50 इज इक्वल टू 0.6 क्यू में। उसी तरह से बोरिंग का कॉस्ट देखते हैं। तो 22.5 1 आवर का कॉस्ट था और 1 आवर में 30 बन रहा था यूनिट ऑफ पी का। तो 22.5/30 तो 0.75। वैसे ही वहाँ पे कॉस्टिंग था बोरिंग एक घंटे का 22.5 और 45 यूनिट बन रहा था। तो 22.5 डिवाइड बाई 45 करते हैं तो 0.5 आ जा रहा है। वैसे पॉलिशिंग का कर लेते हैं तो पॉलिशिंग का भी कॉस्ट आ जाता है। और परचेज कॉस्ट तो दिया हुआ है ही पी और क्यू का 3 and 4, पी का 3 एंड क्यू का 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परचेज कॉस्ट कास्टिंग 3 और 4 पी एंड क्यू का दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट पी का कितना आ जाएगा, मशीन का कॉस्ट, बोरिंग का कॉस्ट, पॉलिशिंग का कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। ये जैसे चारों को ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 5.25 पी का। वैसे ही तो इन चारों को टोटल करते हैं तो क्यू का भी टोटल कॉस्ट आ जाएगा 5.85। और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8 पी का
और 10 क्यू का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस पी एंड क्यू का 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली है। इसी को यहाँ पे सेल प्राइस को पुट करते हैं तो सेल माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट आ जाता है। तो क्यू का प्रॉफिट 2.75 एंड पी का प्रॉफिट 2.75 एंड क्यू का प्रॉफिट 4.15 आ जाता है। तो अपने वहाँ तो एज्यूम किए थे कि पी का एक्स क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, क्यू का वाई क्वांटिटी, तो यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2.75 एक्स प्लस 4.15 वाई जो अपने एज्यूम किए थे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रोग्राम। तो मैक्सिमाइज जो प्रॉफिट अपने यहाँ पे ऊपर मैक्सिमाइज जेड जो अपने कैलकुलेट किए हुए हैं 2.75 एक्स प्लस 4.15 वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट जो अपने कंडीशन था ऊपर। तो यहाँ पे देखते हैं 5x प्लस 3y शुड नॉट बी मोर देन 1500 कहाँ से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50x प्लस 30y शुड नॉट बी मोर देन 1500 मशीन कांस्टेंट का आ गया। और 45x प्लस 30y शुड नॉट बी मोर देन 1350 कहाँ से आया, ये सेम है 45 प्लस 30y शुड नॉट बी मोर देन 1350 बोरिंग वाला जो कांस्टेंट था वो आ गया। यहाँ पे 30x प्लस 45y शुड नॉट बी मोर देन 1315 कहाँ से आया, 1350 कहाँ से आया। तो ये जो पॉलिसी का कांस्टेंट था 30x प्लस 45y शुड नॉट बी मोर देन 1350 वो आया था। जहाँ पे x where x y should not be less than 0, एक्स वाई जो अपने क्वांटिटी एज्यूम किए थे। तो बस यही सिंपल सा एक फॉर्मुलेशन करना था लीनियर प्रोग्रामिंग का कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा, उसका कांस्टेंट क्या क्या होगा, जहाँ पे एक्स वाई शुड नॉट बी लेस देन 0 होना चाहिए। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं, ये पास्ट पेपर का सम्स है। क्वेश्चन 2 में द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 100 kg ऑफ ए, 180 kg ऑफ बी एंड 120 kg ऑफ सी ingredients available per month. The company can use these material to make basic product, namely 5, 10, 5, 5, 5, 10 and 20, 5, 10. Where number in each case represent, मतलब ये सारे परसेंटेज में दिया हुआ जो रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ ए, बी एंड सी को रिस्पेक्टिवली फॉर इच प्रोडक्ट। द कॉस्ट ऑफ दीज मटेरियल आर एज फॉलोज। इंग्रेडिएंट है जो बनाने में लगता है ए, बी, सी और इनर्ट इंग्रेडिएंट है। और कॉस्ट पर केजी इंग्रेडिएंट का ए का 64, बी का 16, सी का 40 इनर्ट इंग्रेडिएंट का कॉस्ट है पर केजी 16। सेलिंग प्राइस दिस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ए बी सी उसका सेलिंग प्राइस 32.6 और 34.8 एंड 36 पर केजी है रिस्पेक्टिवली। द कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब वही कंडीशन वाला बात आ गया। और द कंपनी प्रोडक्ट 5, 10, 5, मतलब ये प्रोडक्ट 1 के लिए बोला गया है जो वहाँ ऊपर था 5, 10, 5 ए के लिए। सो दैट द कंपनी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन 30 kg पर मंथ, मतलब ए की ये भी कंडीशन है कि ए का उससे 30 kg पर मंथ से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। तो इसी को ऊपर को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट करना है द प्रॉब्लम ऑफ एलपी मॉडल टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन इन केजी इन ईच प्रोडक्ट which will maximize its monthly profit। तो यहाँ पे मानिए कि let the P1, P2 and P3 the 3 product to be manufactured, then the data are as follows। तो प्रोडक्ट P1, P2, P3 बनेगा और उसके लिए इंग्रेडिएंट A, B, C and D एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट ये भी लगेगा। तो यहाँ पे 5%, 10% एंड 5% कैसे है उसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5%, 10% एंड 5% जो पहला वाला दिया हुआ था तो वो आ गया है 5%, 10%, 5%। और वो 80% कैसे आया, तो इन सबको ऐड करते हैं 5%, 10% एंड 5%, तो 20% आता है। और 100 में से 20% माइनस करते हैं तो 80% आ जाता है P1 का। उसी तरह से P2 का जो दिया हुआ है ऊपर में उसको यहाँ पे पुट कर दिए। P2 का 5%, 5%, 10%, तो यहाँ पे P2 के लिए 5%, 5% एंड 10%, तो ये टोटल हो गया 20%। और 100% में 20 माइनस करते तो वहाँ पे 80% आ जाएगा। उसी तरह से P3 में उसका जो दिया हुआ है 20%, 5% एंड 10%, यहाँ पे देख सकते हैं 20, 5 एंड 10 ये जो परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है ऊपर, तो 20%, 5% एंड 10%, तो ये टोटल हो जाता है 35%। और इसको 100 में माइनस कर देते हैं तो 65%। बैलेंस का जो इंग्रेडिएंट है इनर्ट इंग्रेडिएंट वो चाहिए होता था। कॉस्ट पर केजी तो दिया हुआ है ए का 64, बी का
16, सी का 40 एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट का 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट पर केजी ए बी सी डी का, और इनर्ट इंग्रेडिएंट ऊपर से पुट कर दिया तो कॉस्ट ऑफ पी का क्या हो जाएगा, तो पी का हो जाएगा 5% इंटू 64, 10 P1 का हो जाएगा 5% इंटू 64, और 10% इंटू 16 जो बी के लिए लग रहा है, और सी के लिए जो लग रहा है 5% इंटू 40, और इनर्ट इंग्रेडिएंट के लिए लग रहा है 80% इंटू 16। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 19.6 पर केजी कॉस्ट P1 का आ जाता है, प्रोडक्ट P1 का। वैसे ही P2 का भी आ जाएगा 20.8 पर केजी। सेम वे प्रोडक्ट 3 का भी आ जाएगा, P3 का भी 28 पर केजी, ₹28 पर केजी। तो लेट x1, x2 and x3 be the quantity of P1, P2 and P3 respectively to be manufactured. The LP problem can be maximized. तो जो Z है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, जो मैक्सिमाइज मतलब प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग प्राइस 32.6 कहाँ से आया, यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट 32.6, 34.8 एंड 36 पर केजी। P1, P2, P3 का जो सेलिंग प्राइस था 32.6, उसको माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस जो अभी पीछे निकाले थे P1 का 19.6, वैसे इनटू क्वांटिटी जो अपने अभी ऊपर एज्यूम किए हैं x1, तो ये P1 के लिए हो गया। उसी तरह से P2 के लिए करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो अभी कैलकुलेट किए थे P2 के लिए, और इनटू क्वांटिटी जो अभी एज्यूम किए थे। तो ये वैसे ही करेंगे उसके लिए भी, P3 के लिए भी। तो कंपनी का टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 13x1 प्लस 14x2 प्लस 8x3। तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज Z जो अपने अभी ऊपर कैलकुलेट किए थे पिछले पेज में, सॉरी Z जो यहीं पे अभी कैलकुलेट किए थे। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो गया, इंग्रेडिएंट ए के लिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे 1/20x1 कैसे आया उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए का था 5, 10 और 5 जो कि परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 5/20 मतलब 5/100 किए तो 5/100 किए तो 1/20 आ गया। यहाँ पे 5/100 किए तो 1/20x1 आ गया। वैसे ही फिर 5/100 किए तो 1/20x2 आ गया, और 20/100 किए तो 1/5x3 आ गया, जो कि इंग्रेडिएंट ए के लिए था। और इंग्रेडिएंट ए जो मैक्सिमम अवेलेबल था 100 kg, यही देखिए यहाँ पे किए थे 5/100 x1 के लिए, तो 1/20 x1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए का टोटल 100 kg था, ए का अवेलेबल रॉ मटेरियल 100 kg था ए का, और बी का 180 और सी का 120। जो इक्वेशन अपने बनाए थे यहाँ पे आप ए के लिए देख सकते हैं, P1 में 5%, P2 में 5% और P3 में 20% था। तो 1/5 मतलब 5/100 करेंगे तो 1/20 x1, 5/100 करेंगे तो 1/20 x2 आ जाएगा, और 20/100 करेंगे तो 1/5 x3 आ जाएगा। जो यहाँ पे आया हुआ है 1/20 x1, 1/20 x2, 1/5 x3, और टोटल जो रॉ मटेरियल ए का अवेलेबल था 100 kg। इन सबको सॉल्व करते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस 4x शुड नॉट बी मोर देन 2000 kg। वैसे इंग्रेडिएंट बी को अगर देखते हैं तो ये 1/10 x1 कैसे आया। इंग्रेडिएंट बी में आप देख सकते हैं 10% P1 के लिए, P2 के लिए 5% एंड P3 के लिए 5%। तो 10/100 करेंगे तो 1/10 x1 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया 1/10 x1। वैसे ही P2 B1 P2 के लिए B में 5% है, तो 5/100 करेंगे तो 1/20 आ जाएगा x2, 1/20 x2 आ गया। सेम वे x3 के लिए 5/100 करेंगे तो 1/20 x3 आ गया, शुड नॉट बी मोर देन, जो B का टोटल था वो अवेलेबल क्वांटिटी था 180 kg। तो इन सबको सॉल्व करते हैं 2x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड नॉट बी मोर देन 3600 आ गया। वैसे ही जो इंग्रेडिएंट सी था उसमें कर लेंगे अपने, एन इंग्रेडिएंट सी था उसमें ऐसे ही कर लेंगे अपने, जो यहाँ जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ था टोटल 120 kg इंग्रेडिएंट सी था।
टोटल 120 केजी इंग्रेडिएंट सी था, तो 5% डिवाइड बाय 100%, तो 1/20 x1, वैसे ही 10% डिवाइड बाय 100%, 1/10 x2, वैसे ही 10 डिवाइड बाय 100%, 1/10 x3 शुड नॉट बी मोर देन 120 केजी ऑफ सी। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 2x2 प्लस 2x3 शुड नॉट बी मोर देन 2400 और x1 शुड नॉट बी मोर देन 30। ये कंडीशन कहाँ पे आया, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज ए कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंपनी प्रोडक्ट 5-10-5, मतलब 5-10-5 ए के लिए बोल रहा है, सो दैट द कंपनी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन 30 केजी पर मंथ, मतलब 30 केजी से ज़्यादा नहीं बना सकता ए का। तो ए का क्वांटिटी अपने जो एज्यूम किए थे x1 था, तो x1 शुड नॉट बी मोर देन 30 एंड x1 x2 एंड x3 जो अपने एज्यूम किए थे क्वांटिटी शुड बी मोर देन 0, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी हैज 20 lakhs अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ब्लू चिप स्टॉक, स्पेकुलेटिव एंड शॉर्ट टर्म। मतलब ये 1 2 3 4 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए अवेलेबल मनी है 20 लाख टोटल। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है और रिस्क फैक्टर भी दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी 20 lakhs अवेलेबल, ये 20 लाख अवेलेबल है और 4 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, चारों का 14%, 19%, 23%, 12% और रिस्क फैक्टर भी दिया हुआ है 12, 24, 48 एंड 6। म्यूचुअल फंड इज रिक्वायर्ड टू कैप एटलीस्ट 2 lakhs इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड नॉट टू एक्सीड एवरेज इज 42। मतलब ये जो बोल रहा है कि एटलीस्ट मतलब 2 लाख कम से कम इन्वेस्ट होना चाहिए शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में, जिसका रिटर्न 12% है और रिस्क फैक्टर 6 है, और टोटल जो एवरेज रिस्क है 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेकुलेटिव स्टॉक मस्ट बी एट मोस्ट 20%, मतलब मैक्सिमम 20% हो सकता है टोटल अमाउंट इन्वेस्ट, मतलब 20 लाख का मैक्सिमम 20% स्पेकुलेटिव स्टॉक में अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ शुड म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट द फंड सो टू मैक्सिमाइज टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न। कहाँ अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए कि टोटल रिटर्न है जो कि ज़्यादा होगा। फॉर्मुलेट दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ऐसा मान लेते हैं x1 x2 एंड x4 डिनोट द अमाउंट जो कि फंड टू बी इन्वेस्टेड इन 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, ब्लू चिप बॉन्ड, स्पेकुलेटिव बॉन्ड एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड। लेट z डिनोट द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कंडीशन 1 में क्या है कि टोटल 20 लाख अवेलेबल था और ये चारों जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट था, ये x1 x2 x3 x4 मिला के 20 लाख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट था। ये पहला कंडीशन था, शुड नॉट बी मोर देन 20 लाख। और सेकेंड कंडीशन था कि म्यूचुअल फंड इज रिक्वायर्ड टू कैप एटलीस्ट 2 lakhs इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और शॉर्ट टर्म को अपने x4 का अमाउंट माने थे, तो x4 शुड बी मोर देन इक्वल टू एटलीस्ट शुड बी मोर देन इक्वल टू 2 lakhs। कंडीशन 3 देखते हैं, और कंडीशन 3 में बोल रहा था कि एवरेज रिस्क है जो कि 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो एवरेज रिस्क के लिए अपने देखते हैं क्या करते हैं। तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ था रिस्क फैक्टर, यहाँ पे जैसे रिस्क फैक्टर दिया हुआ था गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए 12% और उसके नीचे के लिए 24%, उसके नीचे के लिए 48%, 6%। तो अपने जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे x1 x2 x3 x4, तो उसको रिस्क फैक्टर से इंटू कर देंगे। तो x1 के साथ इंटू 12 करेंगे, x2 के साथ इंटू 24 करेंगे जो रिस्क फैक्टर है। उसी तरह से x3 के लिए 48 एंड x4 के लिए 6, और डिवाइड बाय टोटल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे x1 x2 x3 x4 शुड नॉट बी मोर देन 42, मतलब ये जो रिस्क फैक्टर है 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन सब को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन बनता है -30x1 -18x2 प्लस 6x3 -36x4 शुड नॉट बी मोर देन 0। कंडीशन 4 क्या बोलता है कि स्पेकुलेटिव स्टॉक मस्ट बी एट मोस्ट 20%, मतलब टोटल मैक्सिमम 20% जो है वो स्पेकुलेटिव स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अपने स्पेकुलेटिव स्टॉक को x3 से रिप्रेजेंट किए थे, तो x3 शुड नॉट बी मोर देन 0.25, मतलब 20% ऑफ ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है x1 x2 x3 x4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो
0.2x1 आ गया माइनस 0.2x2 आ गया प्लस 0.8x3 माइनस 0.2x4 शुड नॉट बी मोर देन 0 आ गया। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमाइज जेड, मतलब प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कंपनी का होना। तो अपना टोटल जो इन्वेस्ट किए हैं x1 अमाउंट किए हैं, x2 अमाउंट किया है, x3 अमाउंट किए हैं, x4 अमाउंट किए हैं। तो अगर इन सबको अगर इनटू कर देंगे और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो अपना नेट रिटर्न आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14%, 19%, 23 एंड 12% दिया हुआ रिटर्न। तो x1 इंटू 14%, x2 इंटू 19%, x3 इंटू 23%, x4 इंटू 12%। तो मैक्सिमाइज मतलब जो प्रॉफिट आ जाएगा z इज इक्वल टू 0.1x1 प्लस 0.19x2 प्लस 0.23x3 plus 0.12x4. The linear programming model for mutual fund company is formulated below. तो ये linear programming क्या हो जाएगा, जो अपने प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू था, जो अभी अपने पीछे निकाले थे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, जो कंडीशंस था कि टोटल x1 x2 x3 x4 को में इन्वेस्टमेंट के लिए 20 लाख की अवेलेबल है, x4 में कम से कम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना था, और ये दोनों इक्वेशन जो सॉल्व किए थे जहाँ पे वेयर x1 x2 x3 जो and x4 should be more than equal to 0. आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। द ऑनर ऑफ फैंसी गुड स्टॉक इज इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन हाउ मेनी एडवर्टीजमेंट टू बी रिलीज्ड इन सेलेक्टेड 3 type of magazine A, B and C. His main purpose to advertise cost in such a way that total exposure to buyer of his goods is maximized. Percentage of reader for each magazine are known. एक्सपोजर इन एनी पर्टिकुलर मैगजीन इज नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलीज मल्टीप्लाइड, मतलब उसको इंटू कर देंगे नंबर ऑफ प्रिंसिपल बायर से, तो वो एक्सपोजर आ जाएगा, यानी कि जेड आ जाएगा। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। तो यहाँ पे 3 तरह का मैगजीन है, ए बी एंड सी। रीडर है 1 लाख ए के लिए, बी के लिए 60,000, सी के लिए 40,000। प्रिंसिपल बायर 20%, 15% एंड 8% कॉस्ट पर एडवर्टीजमेंट का है 8,000 ए के लिए, बी के लिए 6,000, सी के लिए 5,000। द बजटेड अमाउंट इज सेट एट मोस्ट 1 लाख फॉर द एडवर्टीजमेंट। द ऑनर हैज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट मैगजीन ए शुड हैव नो मोर देन 15 एडवर्टीजमेंट। ए का मतलब मैक्सिमम 15 एडवर्टीजमेंट हो सकता है, और बी एंड सी का एटलीस्ट 8 होना ही पड़ेगा। फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। Let x1, x2 and x3 denote the number of advertisement to be released in 3 magazine A, B and C में respectively. A Z denote the total number of exposure to principal buyer of the goods. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो Z को रिप्रेजेंट क्या करता है, जो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो सिंस एक्सपोजर इन एनी मैगजीन इज द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ प्रिंसिपल बायर, तो Z होगा, जैसे Z हो जाएगा A के लिए 1 लाख रीडर है इंटू 20% इंटू नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट। आप देख सकते हैं 0.2 मतलब 20% इंटू 1 लाख इंटू x1 जो नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट है। उसी तरह से यहाँ पे 15% मतलब 0.15 प्रिंसिपल बायर का जो परसेंटेज दिया हुआ है 60,000 जो कि रीडर है, उसको नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट से इंटू कर देंगे, वैसे ही सी के लिए कर देंगे। तो यहाँ पे जेड जो है वो आ जाएगा 20,000 x1 प्लस 9,000 x2 प्लस 3200 x3। तो यहाँ पे आइए देखते हैं बजटेड अमाउंट ऑफ द मोस्ट एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम जो है 1 लाख अमाउंट खर्चा कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। और कॉस्ट पर एडवर्टीजमेंट दिया हुआ था ए का 8,000, बी का 6,000, सी का 5,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजटेड अमाउंट एडवर्टीजमेंट इज एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम 1 लाख का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो एक कॉस्ट पर एडवर्टीजमेंट ए का था 8,000, तो इंटू एक्स नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट से करेंगे, तो प्लस बी मतलब 6,000 कॉस्ट था पर एडवर्टीजमेंट इंटू नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, और प्लस सी 5,000 पर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट था इंटू नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट करेंगे, शुड नॉट बी मोर देन 1 लाख। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि मैगजीन ए शुड हैव मोर देन 15 एडवर्टीजमेंट, मतलब मैगजीन ए का एटलीस्ट 15 एडवर्टीजमेंट होना ही चाहिए, मतलब मोर देन इक्वल टू। और बी एंड सी का ए का शुड नॉट बी मोर देन 15, मतलब मैक्सिमम ए का 15 एडवर्टीजमेंट हो सकता है, एंड बी का एटलीस्ट 8 होना, बी एंड सी का एटलीस्ट 8 एडवर्टीजमेंट होना ही चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, डिसाइड दैट द मैगजीन ए
शुड हैव नॉट मोर देन, मतलब मैक्सिमम 15 एडवर्टीजमेंट ए का हो सकते हैं, बी एंड सी एटलीस्ट 8 एडवर्टीजमेंट हो सकता है। तो बी एंड सी को, तो हेंस यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा x1 का मैक्सिमम 15 हो सकता है, तो शुड नॉट बी मोर देन 15, और x2 का एटलीस्ट 8 चाहिए ही, मतलब b का 8 चाहिए, शुड बी मोर देन इक्वल टू 8, एंड c का वैसे ही शुड बी मोर देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट को कर रहा था ऊपर जैसे अपने यहाँ पे निकाले थे 20,000 x1 प्लस 9,000 x2 प्लस 3 2 x3, वही सेम यहाँ पे पुट कर दिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो कंडीशन अपने थे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे था कि टोटल 1 लाख एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा हो सकता है, और x का मतलब a का मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट हो सकता है, b का मतलब x2 का मिनिमम 8 चाहिए, c का 8 चाहिए, तो वेयर x1 x2 एंड x3 शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट हैज ए फार्म विथ 125 acres. He produced radish, mutton and potato. Whenever he raises is fully sold in the market, he get ₹5 per kg of radish का and 4 kg और ₹4 per kg मटर का and ₹5 per kg potato का मतलब आलू का। The average yield 1500 kg रेडिश का एक एकड़ में, 1800 kg मटर का एक एकड़ में, और 1200 kg पोटैटो का एक एकड़ में। To produce 100 kg of radish and mutton, and to produce 80 kg of potato, a sum 12.5 has to be used as a manure cost. Labor required for each acre, मतलब एक एकड़ में लेबर कितना चाहिए, 6 मैन पर डे चाहिए रेडिश के लिए एंड पोटैटो के लिए, एंड 5 मैन पर डे मटर के लिए चाहिए। टोटल 500 मैन डेज ऑफ ए लेबर रेट, और लेबर रेट दिया हुआ है 40 पर मैन डे आर अवेलेबल। तो मेनली यहाँ पे देखा जा सकता है रिवेन्यू का फिगर अपने निकाल लेंगे, और यहाँ पे दो तरह का कॉस्ट है, मैन्योर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, उन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा जो अपने जेड को रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज जेड। तो आइए देखते हैं फॉर्मुलेट दिस लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल टू मैक्सिमाइज द एग्रीकल्चरिस्ट टोटल प्रॉफिट। तो लेट x1 x2 x3 द नंबर ऑफ एकड़ अलॉटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ रेडिश, मटर एंड पोटैटो रिस्पेक्टिवली, मतलब टोटल 125 एकड़ का, तो उसको एज्यूम कर लिया x1 रेडिश के लिए यूज होगा, x2 मटर के लिए, x3 पोटैटो के लिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट कैसे निकला है। पर एकड़ सेलिंग प्राइस क्या था रेडिश का, पर एकड़ 1500 kg हो रहा था रेडिश, और पर kg 5 था रेट, तो 7500 आ गया। मटर का वैसे ही 1800 kg मटर हो रहा था, 4 रुपया के हिसाब से बेच रहे थे, तो अपने 7200 हो गया। वैसे ही पोटैटो 1200 kg हो रहा था पर एकड़, और 5 रुपये के हिसाब से बेच रहे थे, तो 6000 हो गया। लेस मैन्योर कॉस्ट अपने जो देखते हैं, मैन्योर कॉस्ट जो 12.5 मतलब 100 kg के लिए इनकर हो रहा था, तो यहाँ तो टोटल 1500 kg है, तो 12.5 डिवाइड बाई 100 kg इंटू 1500 kg हो जाएगा, तो 187 1500 kg के लिए। वैसे ही मटर का जो कॉस्ट है 12.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि 100 kg में इनकर हो रहा था, तो 1800 kg में कितना इनकर होगा, तो 12.5 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे 12.5 रुपीज़ इनकर हो रहा था 100 kg में, तो 1800 kg में 225। वैसे ही 12.5 रुपीज़ इनकर हो रहा था 80 kg पोटैटो में, तो 1200 kg पोटैटो में 187.5 हो गया। वैसे ही लेबर कॉस्ट जो है वो 6 घंटा लग रहा था रेडिश में, और वो उसका रेट था 40 लेबर का, तो 40 इंटू 6 हो गया यहाँ पे 240। वैसे ही 5 घंटा 5 मैन डेज लग रहा था मटर के लिए, और पर मैन डेज का रेट अपना 40 दिया हुआ था ही, तो यहाँ पे 200 आ गया। वैसे ही 6 मैन डेज लग रहा था पोटैटो के लिए, और रेट दिया हुआ था पर मैन डेज 40, तो यहाँ पे 240 आ गया। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उसमें मैन्योर कॉस्ट लेबर कॉस्ट दो मेनली लगा हुआ था जो पहले बोले थे, उन दोनों को सेलिंग में माइनस करते तो अपना प्रॉफिट आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जो अपने एज्यूम किए थे कि x1 x2 x3 जो टोटल 125 एकड़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो x1 के लिए कितना हो जाएगा, जो रेडिश के लिए x1 अलॉट किए थे अपने, तो रेडिश के लिए हो जाएगा 72.5 x1। उसी तरह से मटर के लिए हो जाएगा 6775 x2, वैसे ही पोटैटो के लिए हो जाएगा 5572.5 x3।
तो इक्वेशन मेरा वही बन जाता है। तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू ऊपर जो अभी अपने कैलकुलेट देखें इक्वेशन को, अपना कांस्टेंट में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कि x1 x2 x3 मैक्सिमम 125 एकड़ अवेलेबल था। तो x1 अलॉट हो रहा था जो रेडिस के लिए और मटर के लिए x2 एंड पोटैटो के लिए x3 अलॉट हो रहा था। और टोटल एकड़ था अवेलेबल जो क्वेश्चन में दिया होता है स्टार्टिंग में 125 एकर्स। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 500 मैन डेज ऑफ लेबर एट द रेट ऑफ 40 पर मैन डेज अवेलेबल था। तो ये भी एक कंडीशन है, तो कॉन्स्टेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडिस के लिए 6 मैन डेज लग रहा था, मटर के लिए 5 मैन डेज और पोटैटो के लिए 6 मैन डेज। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x1 प्लस 6x1 रेडिस के लिए, मटर के लिए 5x2 एंड पोटैटो के लिए 6x3 शुड नॉट बी मोर देन 500 जो क्वेश्चन में था अभी लेबर का। वेयर x1 x2 एंड x3 जो अपने एज्यूम किए थे शुड नॉट बी लेस देन 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए।